साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम केदारनाथ को देखते हैं। केदारनाथ एक पुश्तैनी चाट शॉप चलाते हैं, जिसे उनसे पहले उनके फादर और उनसे पहले उनके फादर चलाया करते थे। साथ ही केदारनाथ की 4 अनमैरिड सिस्टर्स भी हैं और उनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। केदारनाथ अपने गोलगप्पों के साथ एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत उनके गोलगप्पे खाएगी तो उसके लड़का ही होगा, और ये प्रॉमिस उनके बाप दादे के जमाने से चला आ रहा है। इसीलिए काफी प्रेग्नेंट औरतें उनके गोलगप्पे खाने के लिए वहां पर लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं। एक दिन केदारनाथ अपनी कस्टमर्स को गोलगप्पे खिला रहे होते हैं, तभी उसके घर से उसकी सिस्टर का फोन आता है कि उसकी सबसे बड़ी सिस्टर गायत्री को देखने के लिए लड़के वाले आ चुके हैं। इसीलिए केदारनाथ जल्दी से अपने साथ काम करने वाले लड़के गफ्फार को दुकान सौंप कर चला जाता है, और जहां केदारनाथ लड़के वालों को बताता है कि गायत्री उनकी सबसे होनहार सिस्टर है। गायत्री को वो लोग पसंद तो कर लेते हैं, पर तभी लड़के का मामा बताता है कि सहारनपुर वाले दहेज में 12 लाख दे रहे हैं, जबकि केदारनाथ के साथ लड़के वालों की 11 में ही बात फिक्स हुई थी। पर फिर भी केदारनाथ 12 देने को रेडी हो जाता है, पर मामा फिर से बोलता है कि अब सहारनपुर वाले 14 दे रहे हैं। ऐसे बार्गेनिंग होते होते केदारनाथ 16 लाख तक देने को रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी सिस्टर्स की शादी की बहुत चिंता थी। पर वो लोग और ज्यादा रेट हाई करने लगते हैं और ये रिश्ता हो नहीं पाता, क्योंकि केदारनाथ को अभी अपनी और 3 सिस्टर्स की भी शादी करनी थी और उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। लड़के वालों के जाने के बाद केदारनाथ की तीनों सिस्टर्स समोसे खाने के लिए एक साथ टेबल पर कूद पड़ती हैं। उसकी सिस्टर्स गायत्री को छोड़कर बाकी तीनों सिस्टर्स एक से बढ़कर एक कार्टून थी। एक अमावस का चांद यानी कि काली थी, तो दूसरी अंडरटेकन यानी कि बहुत मोटी थी, और सबसे छोटी घातक की सनी देओल यानी कि लड़कों की तरह रहने वाली थी। सिर्फ गायत्री ही ऐसी थी जो सिंपल और अपने भाई की हर बात मानने वाली थी। दरअसल बचपन में केदारनाथ की मां ने मरते हुए केदारनाथ से प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी चारों सिस्टर्स की शादी करने के बाद ही अपनी शादी करेगा, और केदारनाथ ने अपनी मां को एक प्रॉमिस दे भी दिया था। मगर एक छोटी सी लड़की दूर विंडो पर खड़े होकर इस प्रॉमिस को देने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि वो केदारनाथ को पसंद करने वाली सपना थी, जिसका बचपन का प्यार था। और अब प्रेजेंट में हम सपना को उसके फादर के साथ देखते हैं, जो सपना पर चिल्ला रहे होते हैं कि वो केदारनाथ के चक्कर में बूढ़ी हो जाएगी और वो अपनी सिस्टर्स की शादी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसके फादर हरिशंकर केदारनाथ के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उसके पास कब दहेज हो पाएगा, तब वो अपनी सिस्टर्स की शादी कर पाएगा, क्योंकि उसके चक्कर में उनकी बेटी भी कुंवारी बैठी हुई है। तब केदारनाथ बताता है कि उसके दादाजी ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय 10 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया था, और केदारनाथ, जिसे लालाजी भी कहते थे, आज तक उसकी EMI भर रहे थे। पर इन सब के बावजूद हरिशंकर लालाजी से कहकर जाते हैं कि उनका अगले 8 महीने में रिटायरमेंट होने वाला है, इसीलिए अगर 6 महीने में उसने अपनी सिस्टर्स की शादी नहीं की तो वो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग लालाजी की छोटी वाली सिस्टर किसी छपरी लड़के से बात कर रही होती है, और जैसे ही लालाजी ये देखते हैं वो आकर कहते हैं कि उन्हें लड़का पसंद है, पर वो कहती है कि एक कबाड़ी वाला है, कबाड़ लेने आया था। यह सुनकर लालाजी चुप हो जाते हैं। मतलब लालाजी शादी की वजह से इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि वो किसी भी तरह अपनी सिस्टर्स की शादी करना चाहते थे। नेक्स्ट डे लालाजी अपनी सिस्टर्स को लेकर जा रहे होते हैं, तभी कुछ लड़के रास्ते में उनकी सिस्टर्स को सीटी बजाकर छेड़ते हैं। इससे लालाजी को गुस्सा आ जाता है और वो लड़कों को जाकर पीट देते हैं और पूरे चांदनी चौक में अनाउंस कर देते हैं कि आज के बाद कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ेगा तो उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में जब लालाजी गोलगप्पे खिला रहे होते हैं, तब चंद्रमुखी के फादर लालाजी को उसकी शादी का कार्ड देने आते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी की कल शादी है। हालांकि चंद्रमुखी बहुत ज्यादा मोटी थी, फिर भी उसकी शादी हो रही थी, इससे लालाजी को थोड़ा शौक लगता है। तब चंद्रमुखी के फादर बताते हैं कि एक सानू नाम की वेडिंग मैनेजर हैं, वो हर तरह की लड़की की शादी करा देती हैं। अगर वो उनसे जाकर मिलेगा तो उसकी सिस्टर्स की भी शादी हो पाएगी। इसीलिए नेक्स्ट डे लालाजी सपना के साथ सानू से मिलने जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी सिस्टर्स की भी शादी करा दे। तब सानू जी लालाजी को अपनी सिस्टर्स के साथ नेक्स्ट डे एक वेडिंग इवेंट में आने के लिए कहती हैं, जहां पर जाकर वो लोग देखते हैं कि वहां पर लड़के वाले लड़की वालों से झगड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने दहेज में कार मांगी थी, जिसे लड़की वालों ने बुक भी कर दिया था। पर 2 अक्टूबर की छुट्टी की वजह से शोरूम बंद था, इसलिए वो आज कार को नहीं मंगवा पाए थे। पर लड़के की जिद थी कि वो विदाई उसी कार में ही करेगा।
और ये शादी सानू जी ने ही कराई थी, इसीलिए उनकी इस बात पर लड़के वालों से थोड़ी बहस हो जाती है और लड़के वाले गुस्से में सानू जी से माफी मांगने को कहते हैं, वरना वो बिना कार के शादी करने से मना कर देते हैं। पर सानू जी माफी मांगने से मना कर देती हैं और तब मौके का फायदा उठाकर लाला जी अपने कॉन्टेक्ट से उस शोरूम से उस कार को लेकर आ जाते हैं, जिससे लड़के वाले खुश हो जाते हैं और सानू जी को भी माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो लाला जी से इम्प्रेस होती हैं और उनकी बड़ी सिस्टर गायत्री की शादी कराने के लिए एग्री हो जाती है। वो उसकी शादी 18 लाख रुपए में कराने को कहती हैं और बाकी सिस्टर्स पर उन्हें थोड़ा काम करना था, जैसे मोटी वाली को डाइटिंग पर रखना था, काली वाली को बाहर कम घूमने के लिए भेजना था और छोटी वाली को लड़की की तरह रहने के लिए कहना था। और साथ ही वो लाला जी को एक बात बताती हैं कि सपना की शादी कुछ दिनों बाद होने वाली है, क्योंकि उन्होंने ही हरिशंकर के कहने पर उसके लिए लड़का ढूंढा है। और उसके बाद लाला जी को अब 18 लाख रुपयों का इकट्ठा करना था, तो वो घर आकर कुछ पुश्तैनी सामान को बेचने के लिए निकालने लगते हैं और सपना लाला जी पर गुस्सा हो रही होती है कि उनकी सिस्टर शादी करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो खुद को चेंज करने के लिए मना कर रही थी। पर लाला जी अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए सिस्टर्स और सपना दोनों के बीच में घुन की तरह वो पिसते जा रहे थे। उधर नेक्स्ट डे सपना को देखने वाले आ जाते हैं, जहाँ पर गायत्री और उसकी बाकी सिस्टर्स उन्हें कहकर भगा देती हैं कि सपना की सेटिंग उनके भाई से बचपन से ही चल रही है और वो डॉक्टर बचपन में खेला करते थे। यह सब सुनकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं और हरिशंकर इस बात पर बहुत गुस्सा होते हैं। और उधर लाला जी गायत्री की शादी के लिए पैसों का अरेंजमेंट्स करने में लगे हुए होते हैं, जहां पर उन्हें जब कहीं से पैसे नहीं मिलते तो वो अपनी पुश्तैनी दुकान को ही गिरवी रख देते हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी सिस्टर्स की शादी खुद की खुशी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और फिर एक दिन लाला जी को पता चलता है कि जगराता में गाना गाने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इसीलिए रात को लाला जी जगराते में जाकर गाना भी गाने लगते हैं ताकि वो और ज्यादा पैसे जुटा सकें अपनी सिस्टर्स की शादी के लिए। और ये देखकर अब लाला जी की सिस्टर्स भी खुद को चेंज करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद एक दिन एक औरत डाउरी के अगेंस्ट लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही होती है। उसका मानना था कि दहेज लेना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा दहेज देना। तभी वहां पर लाला जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर हर किसी के घर में एक बेटी है जिसके पिता या भाई उसकी शादी के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे जुटा रहे हैं, क्योंकि बिना दहेज के शादी होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो ये सोचेंगे कि दहेज नहीं दे तो कोई भी उनकी बेटी या सिस्टर से शादी ही नहीं करने वाला है। तभी सानू जी की कॉल लाला जी पर आती है और वो जल्दी उन्हें ऑफिस आने के लिए कहती हैं, जहां पर वो लाला जी को बताती हैं कि नेक्स्ट मंथ उनकी सिस्टर गायत्री की शादी फिक्स हुई है, इसीलिए वो अब शादी की तैयारियों में लग जाएं। यह सुनकर लाला जी बहुत खुश होते हैं और आंखों में आंसू लेकर गायत्री के पास आते हैं और ये खुशखबरी अपनी सिस्टर्स को देते हैं। और फिर गायत्री की शादी होने लगती है, जहां पर लाला जी उसके साथ बिताए कुछ बचपन के पलों को याद करते हैं और अपनी बहन को गोद में उठाकर नम आंखों से उसकी विदाई करते हैं। गायत्री के जाने के बाद लाला जी उसकी याद में बैठे होते हैं। तभी वहां हरिशंकर आ जाते हैं और उसे इंसल्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी सिर्फ एक ही सिस्टर की शादी कर पाई थी और उसके पास सिर्फ अभी 4 महीने ही बचे थे। पर अब हरिशंकर अपने वचन से मुकर जाते हैं और वो कुछ ही दिनों में अपनी सपना की शादी करने वाले होते हैं। वो वहां सबको बताते हैं कि लाला जी को उसकी सिस्टर्स के पेरेंट्स मंदिर के बाहर से उठाकर लाए थे, यानी लाला जी अपनी सिस्टर्स के रियल भाई नहीं थे, पर उन्होंने फिर भी हमेशा रियल भाई से ज्यादा अपनी सिस्टर्स को प्यार दिया था। यह सब सुनकर लाला जी की बहनों को गुस्सा आ जाता है और वो हरिशंकर को वहां से मारकर भगाने लगती हैं और लाला जी रोते हुए वहां से अपने घर चले जाते हैं, जहां पर उनकी सारी बहनें आकर उन्हें यकीन दिलाती हैं कि वो उनके रियल भाई ही हैं। और इन सबके बाद नेक्स्ट डे लाला जी सानू जी के पास जाते हैं अपनी बाकी सिस्टर्स की शादी के लिए। वहां पर सानू जी एक बहुत ही पैसे वाले घर के रिश्ते को लाला जी की दोनों सिस्टर्स के लिए बताती हैं, मगर वो दोनों भाई थोड़ा हकले थे। यह बात जानकर लाला जी शादी करने से मना कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि उनकी सिस्टर्स माना थोड़ा 19-20 है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी शादी हकलों से करा दे। वहां से वापस आते टाइम लाला जी देखते हैं कि सपना किसी लड़की के साथ घूम रही है और जब लाला जी बुर्का पहनकर उसका पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हरिशंकर ने सपना के लिए एक लड़का देखा है और वो उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। और इस बार सपना भी थोड़ा उदास होती है, पर लाला जी उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसे थोड़ा टाइम और दे दे, फिर वो अपनी बाकी सिस्टर्स की भी शादी जरूर कर देगा। इसीलिए अब वो सानू जी से कहकर उन हकलों से अपनी सिस्टर्स की शादी करने के लिए एग्री हो जाता है और उन्हें घर पर बुला लेता है
जहां पर अगर उसकी सिस्टर्स उन लड़कों से कुछ भी पूछने की कोशिश करती थी तो वो उन्हें बोलने ही नहीं देते थे, ताकि उन्हें उन लड़कों के हकलाने के बारे में नहीं पता चल जाए। और अब वो जल्दी जल्दी से उनकी शादी फिक्स कर देते हैं। और अब इन दोनों बहनों की शादी के लिए वो पैसे अरेंज करने दूसरे सिटी जाते हैं, जहां पर वो हॉस्पिटल जाकर अपनी एक किडनी बेच देते हैं, ताकि उन पैसों से वो अपनी दोनों सिस्टर्स की शादी कर सके। और वहां से वो जब वापस आते हैं तो उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है, इसीलिए घर पर उसकी सिस्टर्स ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली होती हैं। पर तभी लाला जी के पास पुलिस की कॉल आती है कि उसकी सिस्टर गायत्री ने सुसाइड कर लिया। यह सुनकर लाला जी के पैरों से तो मानो जमीन खिसक जाती है। वो भागते हुए अपनी गायत्री के पास आते हैं और उन्हें भागता देख उनकी सिस्टर्स भी उनके पीछे जाती हैं, जहां पर पुलिस लाला जी को गायत्री की डेड बॉडी के पास लेकर आती है। उसे देखकर लाला जी वहीं बैठकर बुरी तरह रोने लगते हैं। तब तक वहां पर उसकी सिस्टर्स भी आ जाती हैं और वो गायत्री को गले लगाकर रोने लगती हैं। लाला जी लड़के वालों से पूछते हैं कि क्या उसकी बहन उनके घर का काम नहीं करती थी, क्या वो उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी। तब पड़ोस की एक आंटी बताती हैं कि ये लोग कुछ दिनों से उससे बहुत झगड़ा कर रहे थे, उसे मारते भी थे। इन्होंने उससे फ्रिज लाने के लिए कहा था, पर उसने ये बात अपने भाई को इसीलिए नहीं बताई क्योंकि वो जानती थी कि उसके भाई ने कितनी मुश्किलों से उसकी शादी की है और आज वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाने वाली थी। पर इन लोगों ने हमेशा की तरह उसे मारा और भाई के घर जाने के लिए मना कर दिया। इसीलिए गायत्री ने पॉइजन खाकर अपनी जान दे दी। यह सब जानकर लाला जी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपनी बहन गायत्री को अपने हाथों में उठाकर वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं। जिस तरह कुछ मंथ्स पहले उन्होंने अपनी बहन को ऐसे ही उठाकर विदा किया था, आज वो उसकी डेड बॉडी को उठाकर वापस उसे अपने घर लेकर आ रहे थे। इन दहेज के भूखे लोगों ने एक मासूम सी बच्ची की जान ले ली थी। लाला जी गायत्री को लेकर उसी पूजा वाली जगह पर लाकर लिटा देते हैं, जहां पर उनके हाथ में आज राखी बांधी जाने वाली थी। अब वो अपने हाथों से गायत्री को पूरा श्रृंगार करते हैं और फिर उसका अंतिम संस्कार जाकर कर देते हैं। वहां से वापस आकर लाला जी गुस्से में अपनी सौ पर अपने डैड पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब इस बात से चिढ़ थी कि उनके गोलगप्पे खाने से लड़कों का जन्म होता था और बड़े होकर वो ही लड़के किसी बेटी या बहन को दहेज के लालच में मार देते थे, उन्हें जला दिया जाता था। इसीलिए इस दुनिया को ऐसे लड़कों की कोई भी जरूरत नहीं थी जो औरत का सम्मान नहीं करना जानते। वो अपनी बाकी बहनों से कहते हैं कि आज वो एक वादा उनसे करें कि वो खुद इस लायक बनेगी कि उन्हें शादी के लिए दहेज नहीं देना पड़े, बल्कि उन्हें उल्टा लड़के वाले दहेज देने के लिए रेडी हों। वो उनकी शादी के दहेज के सारे पैसों को आज से उनके करियर पर लगाएंगे। साथ ही वो सपना से भी बोल देते हैं कि उसे अपनी आधी जिंदगी उसके इंतजार में गुजार दी है, अब और नहीं। इसीलिए वो अपने डैड के कहने से शादी कर ले। और अब बाकी सिस्टर्स भी फैसला करती हैं कि आज से वो अच्छे से स्टडी करेंगी और अपने भाई के दिए हुए प्रॉमिस को पूरा करेंगी। उधर सपना की शादी होने लगती है, जिसमें लाला जी भी अपनी सिस्टर्स के साथ गए हुए होते हैं और वहां पर फेरे पड़ने से पहले सपना की डैड उसे बोल देते हैं कि वो ये शादी तोड़ दे, क्योंकि वो उसे लाला जी से अलग नहीं कर सकते हैं। और सपना ऐसा ही करती है। वो कुछ फेरों के बाद शादी तोड़कर लाला जी के पास आकर कहती है कि वो उनके लिए उम्र भर भी इंतजार करने के लिए रेडी है। और उधर शादी वाला लड़का बताता है कि उसे लाला जी की दूसरी सिस्टर लक्ष्मी पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। साथ ही वो उन्हें दहेज देने के लिए भी रेडी है। और इस तरह अब लक्ष्मी की भी शादी कर दी जाती है और कुछ सालों बाद उसकी बाकी दोनों सिस्टर्स भी अपने करियर में सक्सेस हो जाती हैं, जिसमें एक तो लॉयर बनकर अपने साथ के लॉयर से शादी कर लेती है और सबसे छोटी वाली भी पुलिस ऑफिसर बनकर अपने साथ के ऑफिसर से शादी कर लेती है। और इस तरह अब लाला जी अपनी तीनों सिस्टर्स की भी शादी बिना किसी दहेज के कर देते हैं। और अब बारी थी लाला जी को खुद की शादी करने की, जहां उनके थोड़े बाल तो सफेद जरूर पड़ गए थे, पर उनके अरमान आज भी ताजा थे। इसीलिए वो शेरवानी पहनकर सपना के घर बारात लेकर पहुंच जाते हैं और इस तरह उनकी भी शादी हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आज भी डेली 20 लड़कियों से ज्यादा लड़कियों को दहेज के लालच में मार दिया जाता है। ये डाउरी सिस्टम पता नहीं कब बंद होगा, पर इसकी वजह से जो लोग अपनी बहुओं को मार देते हैं वो इंसान कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर वो किसी की बेटी को अपने घर पर लेकर आए हैं तो उनकी बेटी भी किसी दूसरे के घर पर जाएगी। बेटी कहकर बहू को घर जरूर लाया जाता है, पर बहुत कम लोग ही उन्हें अपनी बेटी बना पाते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक पर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।